आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट को बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक कंप्लीट कर चुका है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप वो सभी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री का आप कह सकते हो जो सबसे मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बात करनी है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा याद करें, रिवाइज करें, तो हमारे पास हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था आइसोमर्स, और सबसे पहले हमने आइसोमर्स की डेफिनेशन जानी थी, जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, चाहे वो फिजिकल हो सकती है या केमिकल हो सकती है, जिसकी वजह से वह आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब वहां पर जो आइसोमर्स है उनकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंस है, वो प्रॉपर्टी डिफरेंस अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। स्ट्रक्चर बोले तो कनेक्टिविटी डिफरेंट, और ये उसके सारे पार्ट्स थे, जिसमें आपके पास टॉटोमरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इनोलेट केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास चल रहा है स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो आइसोमर्स के डिफरेंट नाम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे। इसी को हम स्पेस आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं, इसी को हम 3D आइसोमर्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की स्टडी ही हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है, और हमारे सिलेबस में स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन है। हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक कॉन्फिगरेशनल और एक कॉन्फॉर्मेशनल। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वहां पर सबसे पहली बात क्या होती है, कनेक्टिविटी सेम होती है, और डिफरेंट क्या होता है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। और ओरिएंटेशन का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की थी, जहां पर स्पेस में रहने का तरीका। अब हम लोगों ने जब बात की तो हम लोगों ने फिर फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को हमने क्या बोला, वह स्टीरियो आइसोमर जहां पर दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से हो सकते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का रोटेशन पॉसिबल करने से कोई भी आपस में इंटर कन्वर्जन नहीं होने वाला। कन्फर्मेशनल में यहां पर कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत नहीं होगी, यहां पर जस्ट सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन करने से ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो जाएगा, और हम इसको स्यूडो आइसोमर्स कहते हैं। ये ट्रू आइसोमरिज्म नहीं कहलाती है। ये सब बातें करेंगे डिटेल में जब हम कन्फर्मेशनल वाला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉन्फिगरेशनल में सबसे पहला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग कॉन्फिगरेशनल के अंदर ही ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पर सुनो, देखो, जब हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीधे जो हमारे स्टार्ट करने का तरीका होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स से ही होता है। जनरली जितने भी टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं या जहां पे भी पढ़ा रहे हैं, सब लोग ऑप्टिकल आइसोमर से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी थोड़ा उठाने की कोशिश की, ताकि आप थोड़ा सा ये जान सको कि हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें चलने वाली है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला जो पार्ट है यही सबसे मेन पार्ट होता है, और ये आप कह सकते हो ये दुखती हुई रख है। ये मतलब यही से टेंशन स्टार्ट होती है, तो मैंने लिखा है यही दिक्कत है। दिक्कत बोले तो कि हम जब चीजें पढ़ते हैं, जब समय बिताएंगे, तो हम सीखते तो जाएंगे लेकिन साथ साथ पुराना वाला भूलते भी जाएंगे। अब वो भूलने के क्या कारण है, ये सब बातों को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर को समझना है तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। उस सिस्टमैटिक अप्रोच से आप पढ़ते जाइए, और पढ़ने के साथ साथ पुराना वाला जरूर रिवाइज करते जाइए, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसको अप्लाई करना सीखिए, एप्लीकेशन पार्ट्स पे थोड़ा अच्छा समय बिताइए। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब आप खुद कोई भी रैंडम टॉपिक ऐसे पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। मैं जो सीक्वेंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी सीक्वेंस में हम लोग सारी की सारी बातें जानेंगे, जहां पर क्या किस तरीके से सारे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना स्टार्टिंग के 3-4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बात क्लियर एकदम अच्छे से, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल पार्ट खत्म कर चुके हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने यहां पर लिखता है, जैसा दिखता है वह है नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं।
और जो असली में है वही हमें देखना है। ये वाली बात का मतलब क्या है? देखो, अगर आप मॉलिक्यूल जानते हो तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3D होते हैं, और 3D मॉलिक्यूल को आप या तो मैं इस बोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, या फिर आप अपनी कॉपी यूज़ करोगे। तो बोर्ड और कॉपी क्या है? 2D है। तो अगर आप किसी 3D को 2D पर समझाओगे तो कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आएगी, कहीं ना कहीं तो लैग रहेगा समझने के टाइम पर। थोड़ा सा ये इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, जहाँ पर आपको चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाते हैं। जब मैं समझाऊंगा आपको तो आपको जिस तरीके से मैं बताऊं उसी तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चलना है साथ साथ। नहीं तो अगर मैं बोलूँगा कुछ और आप समझ कुछ और रहे हो तो इस टॉपिक में दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ दिक्कत ही पहली वाली लाइन में है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है वी यूज बोर्ड एंड कॉपी टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। तो यही बात है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो 3D मॉलिक्यूल होते हैं, और 3D मॉलिक्यूल को हम 2D बोर्ड पर या 2D कॉपी पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस टॉपिक में डिफिकल्टी आने वाली है। दूसरा, द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व, आप एक बात हमेशा रखना, आप लोग ऑब्जर्वर रहोगे हमेशा, और जो आपकी पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आप किस नजरिए से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है मॉलिक्यूल को। तो नीचे लिखा है आई एम द ऑब्जर्वर एंड द पोजीशन इज फिक्स्ड। मतलब ये आप खुद लिखोगे, ये आप सभी लोग ऑब्जर्वर हो और आपकी पोजीशन क्या है? फिक्स्ड है। आप जहां पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो वहां पर आपकी पोजीशन फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड का मतलब है पोजीशन ऑफ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू किसके? आपके बॉन्ड के, है ना। आपकी पोजीशन और बॉन्ड की पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या है? फिक्स्ड है यहाँ पर। तो कुल मिला के बात आपको यहाँ पर इतनी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इस टॉपिक में डिफिकल्टी क्या आती है। ये सारी ही डिफिकल्टी का सिर्फ मात्र एक सॉल्यूशन है, वो है सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ पढ़कर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच एक फॉलो करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब हम इसके बाद, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, ये सारा डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया, ये समझ में आ गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारी हेडिंग है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये दिक्कतें आ रही है। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के टॉपिक्स को सिस्टमेटिक लिखते हैं कि आखिरकार मैं आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना डेफिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस सीक्वेंस में हमारे टॉपिक चलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको फिर मैं बता दूं, हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कॉन्फिगरेशनल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फिगरेशनल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्फिगरेशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है हम लोग इसको दो पार्ट्स में बांटने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो हो जाएगा पार्ट 1, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2। देखो, जो पार्ट 1 होगा वो क्या होगा? हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा इसके बारे में, सारा का सारा, कि आखिरकार ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्या सारी बातें होती हैं, वो सभी बातें जो आपको 11th 12th बीएससी लेवल पर आनी चाहिए। मतलब सबसे पहले पार्ट में हम लोग 11 से लेके बीएससी तक की बातें खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई भी पार्ट छोड़ा है। हम लोग कोई भी पार्ट यहाँ पर मिस नहीं करने वाले, 11 to बीएससी वाला, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा? एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, मतलब एडवांस्ड पार्ट होगा। और इस एडवांस्ड पार्ट में हम स्पेशली जो एमएससी लेवल पर आप चीज़ें पढ़ते हो, जो कि आपके नेट गेट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन सब बातों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात हमें समझ में आ चुकी है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। जो सबसे पहला हमारे पास क्या है? पार्ट 1 है। इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं पार्ट 1। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहले क्या है? पार्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि
कि आखिरकार ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते ही क्या हैं, इनकी हम लोग डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन जानी थी, उसी ही तरीके से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी डेफिनेशन जानेंगे। क्लियर एकदम अच्छे से। उसके बाद मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में समझाना। सारी की सारी बातें इसी एक्सपेरिमेंट से निकलती हैं। अब क्योंकि हम लोग हर बार एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए फिर हमें क्या करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं जिससे हम अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास कायरल सेंटर। कायरल सेंटर भी कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर, ऐसे आपको बहुत सारे नए नए टर्म मिलने वाले हैं, चीज़ों को सीखने वाला। ये तो आपने बहुत अच्छे लेवल पे 11-12 लेवल पे बहुत अच्छा सीख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी सीखा है मैं उनको भी यहाँ पर एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। हम सारी ही चीज़ों को बहुत बेसिक से उठा के हायर तक लेके जाएंगे। तीसरे के बाद जो हमारे पास चौथा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इसी को हम बोल सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, जिसमें आपने नाम सुना होगा डैश वेज, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन। मैं आपको एक नोटेशन और सिखाऊंगा, जिगजैग नोटेशन, ठीक है, वो सब हम बातें करेंगे। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है इंटर कन्वर्जन। इन सभी प्रोजेक्शन का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन सीखना बहुत जरूरी है। और जब आप हायर लेवल पे हिस्टोकेमिस्ट्री की बात करते हो, नेट गेट पर बात करते हो, जहां पर सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट आता है वो इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड ही पार्ट होता है हिस्टोकेमिस्ट्री का, जहां पर आपको एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में बहुत अच्छे से बदलना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये सब बातें। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप बोल सकते हो नॉमेनक्लेचर। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मेनली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक तो होती है हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो, रिलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो हम DL नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, और अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो हम RS नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। आपने RS नेमिंग सुना होगा, ऐसे ही DL नेमिंग जब शुगर बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में आप बात करते हो, अमीनो एसिड्स के केस में हम लोग DL नेमिंग का यूज करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट होगा वो हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज, कि आखिरकार हमारे पास मिरर इमेज क्या होती है। यहाँ से आपका कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने का सफर शुरू है। ये तो सब एकदम क्या है, बैकग्राउंड बनाने के लिए है, ताकि आपकी चीज़ें जितनी अच्छी होंगी उतने ही आप कॉन्सेप्ट और टूल्स को आगे यूज कर सकते हो। मिरर इमेज के बाद जो अगला टॉपिक होता है हाउ टू चेक सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, ये एक टर्म होता है सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जब मैं मिरर इमेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा तो किस तरीके से हम सुपर इम्पोजिबिलिटी और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। इसमें हमारे पास जनरली दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिमेट्री मेथड, एक होता है हमारे पास सिमेट्री मेथड, और एक होता है हमारे पास मॉडल मेथड। दोनों ही मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कायरलिटी। अगला टॉपिक है हमारे पास कायरलिटी, ठीक है। कायरलिटी के बाद जो फिर अगला टॉपिक है हमारे पास वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस। स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस। अब स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस में क्या क्या हो सकता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने एनेंशियोमर्स का नाम सुना होगा, तो हम लोग एनेंशियोमर्स को पढ़ेंगे यहाँ पर। ऐसे ही आपने डायास्टीरियोमर्स को सुना होगा, डायास्टीरियोमर्स को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
ऐसे ही आपने मीजो कंपाउंड्स नाम भी सुना होगा, तो हम लोग मीजो कंपाउंड्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। अब क्योंकि मैं आपको एनेंशियोमर बताऊंगा तो एनेंशियोमर के साथ ही मैं आपको एक टर्म और बताऊंगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन। आखिरकार हमारे पास रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सब बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। एंड जो लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल प्यूरिटी कह सकते हो या फिर आप इसी को कह सकते हो एनेंशियोमेरिक एक्सेस। यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये आपका पूरा का पूरा है पार्ट 1, जिसको हम बहुत ही सिस्टमेटिक, जितने प्यारे तरीके से मैंने लिखा है उतने ही प्यारे तरीके से एक एक टॉपिक को मैं टाइम लेके पढ़ाऊंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री को जल्दबाजी में ख़त्म नहीं करना है। हमें यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी सीखनी है ताकि आगे चल के जो चैप्टर हैं उनमें हम अप्लाई कर सकें। अगर मैं जल्दबाजी में आपको पढ़ा दूँ और फिर आने वाले चैप्टर्स में आप अटकना शुरू कर दो, तो कहने का मतलब यही है कि जो समय हम यहाँ नहीं देंगे वो समय फिर वहाँ देना पड़ेगा, और वहाँ समय देने के साथ साथ टेंशन भी होगी। लेकिन यहाँ तो हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं, अभी टॉपिक सीख रहे हैं, तो हमें एक सीखने का भी इंटरेस्ट है, दूसरा इससे हमारे आगे वाले क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं, आगे वाले टॉपिक भी रिलेट होंगे, तो बहुत जरूरी है। खासकर जो नेट गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो पार्ट 1 तो आना बहुत जरूरी ही है, लेकिन पार्ट 2 करना ही है। लेकिन कोई जो IIT JEM के स्टूडेंट्स हैं आप पार्ट 2 को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ पार्ट 1 से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो एकदम बेसिक से एडवांस तक एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन कम मत पढ़ो, क्योंकि आजकल JEM का भी पैटर्न ऐसा आ चुका है जहां पर एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें फिर ये नहीं होता ये सिलेबस में था, ये नहीं था। और इस बार तो कुछ गेट का फंडा भी है, मान लो किसी का मन कर जाए पैसा देने का गेट का फॉर्म भर के, वो भी फिर क्या पता ये सब पढ़ने के बाद क्या पता क्वेश्चंस हो जाएं, एक दो खुश हो जाओगे। और एक दो क्वेश्चन गेट के लेवल के एग्जाम में करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और पूरी जो हायर ऑर्डिनरी केमिस्ट्री होती है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ लिंक होती है। मतलब ये बहुत सारी बातें मैं एक ही साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही है, जो हायर ऑर्डिनरी केमिस्ट्री है वो जितना आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को अच्छा कर लोगे उतना ही आपके साथ लिंक होगा रिएजेंट्स के साथ, नेम रिएक्शंस के साथ, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, इन सब के साथ, ठीक है। तो ये बात आपको सबको समझ में आ रही एकदम अच्छे से। ये हमारे सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। हमारे पास जो सबसे पहले ये जो दो टॉपिक हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला और इंटरकन्वर्जन, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पहले यही है कि आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन आने ही नहीं चाहिए, इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए। फिशर को न्यूमान में, न्यूमान को फिशर में, सॉहर्ट्ज को फिशर को, आपस में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी ही पॉसिबिलिटीज में कमांड होनी चाहिए। और कमांड होने के लिए सीधी बात है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, इंटर कन्वर्जन सीख लोगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। उसके बाद स्टीरियोकेमिकल रिलेशन और एनेंशियोमेरिक एक्सेस, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये क्या है, ये आपको एक तरीके से मार्क्स देने वाला टॉपिक है, स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस और एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ठीक है। ये मार्क्स देने वाला टॉपिक है। इसी के साथ एक और टॉपिक है सिमेट्री मेथड, ये वाला आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमेट्री मेथड में बोले तो आपको POS सीखना है, COS सीखना है, AOS सीखना है, AAOS सीखना है। कि जितनी भी मैंने सिमेट्री के नाम लिए हैं वो सारी सिमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि जब तक सिमेट्री नहीं आएगी तब तक कार्यलिटी नहीं आएगी, कार्यलिटी नहीं आएगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का अगर फायदा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस भी आप कभी नहीं बना पाओगे। सारे टॉपिक आपस में जुड़े होते हैं, सारी टॉपिक आपस में कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहते हैं, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, कि आखिरकार कौन से एडवांस टॉपिक है जो कि हमें पार्ट 2 में सारे कवर करने हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोग इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा अगर मैंने एडवांस लिख चुका है तो ये बहुत ज़्यादा हायर वाला है, समझ में नहीं आने वाला है, बल्कि यही पार्ट है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स में 4 चांद लगाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके पास कायरलिटी इन द मॉलिक्यूल, कायरलिटी इन मॉलिक्यूल having no asymmetric center, having no asymmetric center।
देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर की वजह से कायरलिटी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो केसेस हैं जहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर की वजह से कायरलिटी है मॉलिक्यूल में। अब जो कायरलिटी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सबसे पहली एक कायरलिटी होती है एक्सियल कायरलिटी। सबसे पहली एक कायरलिटी होती है हमारे पास एक्सियल कायरलिटी। दूसरी कायरलिटी होती है हमारे पास प्लेनर कायरलिटी, और जो तीसरी कायरलिटी होती है हमारे पास वो होती है हेलिकल कायरलिटी। और हम इन तीनों ही कायरलिटी को एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब जिस कंपाउंड की हमें यहाँ पर स्टडी करनी है वो कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलिन्स वाला केस, जिसको आप क्यूमुलिन्स कहते हो, या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, या फिर बाइफिनाइल कंपाउंड्स होते हैं, या फिर आपके पास एडमेंटीन सिस्टम होते हैं, है ना। इनमें तो आपको पढ़ना ही है। साथ साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। एक अंसा कंपाउंड्स होता है स्पेशल, एक पैरासाइक्लोफेन्स होते हैं, पैरासाइक्लोफेन्स, उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे ही हमारे पास जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइक्लोऑक्टीन। साइक्लोऑक्टीन का केस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम यहाँ पर पूरा स्टडी करने वाले हैं, जिनके अंदर हमारे पास इस तरह की कायरलिटी मौजूद है। बात क्लियर है? तो सबसे पहला ये हमारे पास एक एडवांस टॉपिक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा एडवांस टॉपिक है वो है हमारे पास वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन, और वॉल्डेन इन्वर्जन को ही हम लोग बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन, या फिर इस टॉपिक का हम नाम कह सकते हैं एसिमेट्रिक नाइट्रोजन एटम। मतलब ये एसिमेट्रिक सेंटर तो है लेकिन किसका? नाइट्रोजन एटम का है। तो इस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आ जाएगा हमारे पास टोपोसिटी, ठीक है। फिर हमारे पास टोपोसिटी से रिलेटेड फेसेस की बात करेंगे। फेसेस इन टोपोसिटी, तो हमारे पास 2 फेसेस होते हैं। एक तो होता है होमोटॉपिक और एक होता है हमारे पास हेट्रोटॉपिक। होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक, 3 टॉपिक हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास 4th टॉपिक वो है हमारे पास प्रोकायरलिटी कि आखिरकार प्रोकायरलिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकायरलिटी, नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकायरलिटी लिगेंड्स, नोमेनक्लेचर इन प्रोकायरल लिगेंड्स, जिसमें आप लोग प्रो आर प्रो एस पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ते हो? प्रो आर, ऐसे ही प्रो एस, ये आपके पास नोमेनक्लेचर होता है। और हम लोग फेसेस पढ़ेंगे। तो फेसेस हमारे पास 2 होते हैं। फेसेस में आप लोग पढ़ते हो री और साई, री साई, ये फेसेस हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक तो हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा वो हमारे पास आता है एपिमर्स और एनोमर्स, एपिमर्स एंड एनोमर्स। बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ के खत्म कर देंगे। एपिमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सबको कंसिडर करके कैलकुलेशन करना सीखेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 था। अब इस पार्ट 2 में मैं रिएक्शंस को जोड़ दूंगा, मतलब जहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, एडिशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उस वाले पार्ट का एक स्पेशल टॉपिक हमारा बन जाएगा। मैंने आपको बोला था नेट गेट वाले बच्चों को स्पेशली कि हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो वाले टॉपिक जैम वाले बच्चों को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ नेट गेट के बच्चों को होंगे, जहां पर मैं सारी रिएक्शन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री को जोड़कर आपको एक जगह इकट्ठा कंटेंट दूंगा। उससे क्या होगा, चीजें याद ज्यादा हो जाएंगी, जहां पर रिएजेंट्स के साथ किस तरीके से केमिस्ट्री जुड़ती है ना। तो अगर रिएजेंट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म का केमिस्ट्री का पार्ट समझ पा रहे हो तो फिर नेम रिएक्शंस में तो वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट 2 के टॉपिक हैं, जिसमें मेजर जो पार्ट है हमारे पास वो फर्स्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास मेजर पार्ट है। ये हमारे पास पूरी कहानी चलती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो आप अभी से तैयार हो जाइए और ये वाला टॉपिक अच्छे
टाइम पर चलने वाला, मतलब एकदम अच्छा खासा हम लोग यहाँ पर टाइम देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीज़ समझाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट छोटा सा पार्ट बचेगा, कन्फर्मेशनल। अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को बहुत अच्छे से समझ लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, यकीन मानिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का आप 80% कवर कर चुके हो। 80% लगभग कवर हो गया। कन्फर्मेशनल का इतना टिपिकल पार्ट नहीं होता, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस होती हैं, सेलेक्टेड बातें होती हैं, लेकिन ये जो पार्ट होते हैं इसमें हर बार नया क्वेश्चन बनने के तैयार हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वही अगर मैं फिशर फॉर्म से न्यूमान में बना दूं तो आपके लिए नया बन जाएगा, वही न्यूमान से सोहर से बना दूं तो नया बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट बन सकते हैं। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा था एकदम स्टार्टिंग में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को पढ़ने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए और फिर रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। तो हम इस सीक्वेंस अपना पूरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।